नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं पहले इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज से। संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। राजनीतिक सुविधा के हिसाब से आतंक पर प्रतिक्रिया देना गलत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिना नाम लिए कनाडा पर निशाना साधा है। एक और बड़ी खबर है, एस जयशंकर ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बदलाव की मांग दोहराई। एस जयशंकर ने कहा सुरक्षा परिषद में सुधार होना चाहिए। आज के हिसाब से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बदलाव जरूरी है। एक और बड़ी खबर आ रही है, कनाडा मुद्दे पर शरद पवार का सरकार को समर्थन। पवार ने कहा भारत सरकार की विदेश नीति को पूरा समर्थन है। भारतीय नागरिक होने के नाते सरकार के साथ हूं, शरद पवार ने कहा। एक और बड़ी खबर आ रही है, गुजरात में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पूरे देश में की महिलाओं के लिए है। प्रधानमंत्री ने कहा, पीएम ने कहा महिलाओं को अधिकार मोदी की गारंटी है। एक और बड़ी खबर आ रही है, अमृतसर में पंजाब बीजेपी के नेताओं से मिले गृह मंत्री अमित शाह। सुनील जाखड़, तरुण चुग, राजकुमार वेरका ने मुलाकात की है। बैठक में पंजाब के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की गई है। एक और बड़ी खबर आ रही है, अयोध्या के दौरे पर जा सकते हैं राहुल गांधी। सूत्रों के हवाले से खबर, अयोध्या में रामलला के दर्शन कर सकते हैं राहुल गांधी। प्रधान पुजारी से मिले थे राहुल गांधी के प्रतिनिधि, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह कल जयपुर के दौरे पर। जयपुर में रात में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक कर सकते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन को फिर समन। ईडी ने 5वीं बार हेमंत सोरेन को समन भेजा। 4 अक्टूबर को पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया गया है। और 9वीं बड़ी खबर, दिल्ली में अब तक डेंगू के 3000 से ज्यादा केसेस। राजधानी में डेंगू से 1 की मौत हुई है। सदन में नगर निगम ने डेंगू पर आंकड़े पेश किए गए। ये सदन की खबर आ रही थी। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वो ये है कि अब आपके लिए जानना जरूरी है कि आज हमारे कर्टन रेजर में कौन कौन सी खबरें आ रही हैं। पहली खबर ध्यान से देखिएगा, कनाडा से पंजाब में वीजा के जरिए ऑपरेशन खालिस्तान कैसे चलाया जा रहा था। ऑपरेशन खालिस्तान, ये खुलासा हम करेंगे। दूसरी खबर, क्या जो बाइडेन की रेटिंग गिरी इसीलिए रूस पर हमले तेज हो गए। युद्ध भड़काकर गद्दी बचाना चाहते हैं बाइडेन, ये बताएंगे आपको। तीसरी खबर, क्या शिमला की तरह नैनीताल भी धंस रहा है। क्या उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ खतरनाक होते जा रहे हैं, ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। चौथी खबर, कल बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों को मध्य प्रदेश चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया और आज शिवराज ने अफसरों को थैंक यू कहा। क्या है इसका मतलब, हम आपको बताएंगे। और 5वीं खबर, क्या आप भी रोज जरूरत से ज्यादा नमक खाते हैं। नमक रिस्क का आपकी सेहत से जुड़ी ये ताजा रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए आपको। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का खालिस्तान प्रेम आज खत्म हो जाएगा। फिक्र आपकी में हम कनाडा में खालिस्तान के नाम पर चल रही टेरर कंपनी पर बड़ा खुलासा करने वाले हैं। आज पूरे सबूतों के साथ हम आतंकी हरदीप सिंह निज्जर से हमदर्दी रखने वाले ट्रूडो को आईना दिखाने वाले हैं। इन सबूतों को देखने के बाद शायद उन्हें भारत के खिलाफ साजिश रचने की अपनी गलती का एहसास हो जाए। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एनआईए ने आतंकी निज्जर पर अपनी चार्जशीट में बड़ा खुलासा किया है। खुलासे के मुताबिक निज्जर कनाडा में पनाह के लिए हुए अर्शदीप उर्फ अर्श डल्ला के साथ एक टेरर कंपनी चला रहा था। इस टेरर कंपनी का नेटवर्क पंजाब से लेकर कनाडा तक फैला था। यह खबर दिखाने से पहले आपको एक और जानकारी देते हैं। आपको दिखाते आतंकी निज्जर के आतंक वाले 90 सेकंड की स्टोरी। अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने निज्जर की हत्या पर एक रिपोर्ट जारी की है। अखबार ने वीडियो और चश्मदीदों के हवाले से इस पूरे हत्याकांड का खुलासा किया। दो गाड़ियां, 6 हमलावर, 50 गोलियां, 90 सेकंड का सीसीटीवी। कुछ इस तरह कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे शहर में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को मौत के घाट उतारा गया। रिपोर्ट के मुताबिक घटनास्थल पर मिले एक सीसीटीवी फुटेज से मामले में नई जानकारी सामने आई है।
90 सेकंड के वीडियो में निज्जर के ग्रे कलर की पिकअप के बगल में एक सफेद सेडान दिखाई देती है। यह सेडान निज्जर के पिकअप के साथ साथ चलती है। निज्जर जैसे ही पार्किंग से बाहर निकलने के करीब पहुंचता है, सेडान उसके पिकअप का रास्ता ब्लॉक कर देती है। फिर हुड वाली स्वेटशर्ट पहने दो नकाबपोश हमलावर निज्जर के ट्रक के पास आते हैं। हमलावर आतंक के निज्जर पर अंधाधुंध 50 गोलियां चलाते हैं, जिसमें 34 गोलियां उसे लगती हैं। हत्या करने के बाद दोनों हमलावर कार में बैठकर भाग निकलते हैं। इस पूरे हत्याकांड में 6 हमलावर शामिल होते हैं। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट से साफ है कि निज्जर की हत्या खालिस्तान के आपसी खूनी खेल और गैंग वॉर का परिणाम है। यह एक बहुत बड़ा फैक्ट है और यह फैक्ट आज पूरी दुनिया के सामने है कि कनाडा एक हब बनता जा रहा है गैंग वॉर का। जो रिपोर्ट आई है उसमें चश्मदीदों के हवाले से यह भी कहा गया है कि पुलिस ने आने में 20 मिनट की देरी की, जबकि वो जल्दी आ सकती थी। ऐसे में कनाडा के लॉ एंड ऑर्डर का मामला भी हो सकता है। इसीलिए भारत पर आरोप लगाना ट्रूडो की साजिश भी हो सकती है। हरदीप सिंह निज्जर खुद एक खालिस्तानी आतंकी था। वो कनाडा में बैठकर भारत के खिलाफ आतंकी फैक्ट्री चला रहा था। एनआईए की चार्जशीट में निज्जर के पूरे खालिस्तानी नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ है। चार्जशीट में और किन आतंकियों का पर्दाफाश हुआ है, ध्यान से देखिए ये रिपोर्ट। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ था। कनाडा में पनाह लेकर बैठा अर्शदीप उर्फ अर्श ढल्ला और निज्जर मिलकर टेरर कंपनी चला रहे थे। चार्जशीट के पेज नंबर 41 पर इसके सबूत दर्ज हैं। पेज नंबर 44 पर दर्ज जानकारी के मुताबिक भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन निकालकर अर्श ढल्ला और हरदीप सिंह निज्जर को ग्लोबल आतंकी घोषित किया था। सरकार ने बताया कि अर्शदीप और अर्श ढल्ला कनाडा में रहकर टारगेट किलिंग, जबरन वसूली, टेरर फंडिंग, हत्या की कोशिश, अलग अलग समुदायों में नफरत फैलाना और पंजाब के लोगों में दहशत फैलाने में लगा है। अर्शदीप और अर्श ढल्ला निज्जर का बेहद करीबी है। एनआईए के पेज नंबर 41 और 42 पर अर्शदीप सिंह डल्ला और हरदीप सिंह निज्जर की पूरी टेरर कुंडली का ब्यौरा दर्ज है। दरअसल अर्शदीप सिंह डल्ला निज्जर के साथ मिलकर हत्या, टारगेट किलिंग, टेरर फंडिंग और बॉर्डर पार से हथियार और ड्रग्स की बड़े पैमाने पर स्मगलिंग कर रहा था। लालच देकर आतंकी संगठन बनाया। चार्जशीट के मुताबिक ढल्ला और निज्जर युवाओं को कनाडा का वीजा दिलाकर अच्छी नौकरी और मोटी रकम का लालच देते थे। जाल में फंसने के बाद युवाओं का अपनी आतंकी साजिश में इस्तेमाल करते थे। लवप्रीत सिंह उर्फ रवि, राम सिंह उर्फ सोना, गगनदीप सिंह उर्फ गग्गा और कमलजीत शर्मा उर्फ कमल को कनाडा का वीजा दिलाकर नौकरी देने का लालच दिया और उनको पंजाब में दहशत फैलाने का जिम्मा सौंपा था। बाद में ढल्ला और निज्जर गैंग के लोगों को टारगेट की डिटेल्स भेजते थे, हथियार मुहैया कराते थे। अलग अलग चैनल के जरिए फंड भी मुहैया कराया जाता था। साफ है कि कनाडा में खालिस्तान अपना पूरा साम्राज्य खड़ा कर चुका है। ट्रूडो है कि उस पर एक्शन के बजाय भारत पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। शायद चार्जशीट देखने के बाद उनकी आंखों पर पड़ा खालिस्तान प्रेम का पर्दा हट जाए। अच्छा, मजे की बात देखिए, अब यह होती है रियल आयरनी। अमेरिका का अखबार कनाडा में वाकया और अमेरिका का अखबार पूरी डिटेलिंग के साथ ये सारे सबूत लेकर आ रहा है। तो इंटेलिजेंस किसकी काम कर रही है, सोचिए जरा। भारत के सबूतों ने खालिस्तान के मददगार के तौर पर ट्रूडो का चेहरा बेनकाब कर दिया है। अब कनाडा की साजिश के खिलाफ भारत को दुनिया के कई देशों का साथ मिलने लगा है। चीन, श्रीलंका और बांग्लादेश खुलकर इस मसले पर कनाडा का विरोध कर रहे हैं। चीन, याद होगा आपको, चीन के जो शी जिनपिंग है उनसे इन साहब का, जस्टिन ट्रूडो का इमेच्योर पॉलिटिकल डायलॉग इसी चैनल ने, इसी शो में आपको दिखाया था। श्रीलंका ने कनाडा को खालिस्तानी आतंकियों का सुरक्षित ठिकाना तक करार कर दिया है। Yeah, we have always suffered, and some of the terrorists have found safe haven in Canada.
भारत के खिलाफ खालिस्तान वाले झूठ पर ट्रूडो अब चौतरफा घिर गए हैं। पहले अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों ने उनकी साजिश से खुद को अलग किया। चीन ने भी इस मसले पर भारत का पक्ष लिया। अब श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देश भी खुलकर भारत के साथ खड़े हैं। श्रीलंका के विदेश मंत्री ने भारत के उस दावे पर मोहर लगाई है जिसमें कनाडा को आतंकियों का सुरक्षित ठिकाना बताया गया था। Yeah, we have always suffered, and some of the terrorists have found safe haven in Canada. Canadian Prime Minister has this way of just coming out with some outrageous allegations without any supporting proof. The same thing they did for Sri Lanka. A terrible, total lie about saying that Sri Lanka had a genocide. Everybody knows there was no genocide in our country. So I'm not surprised that sometime Trudeau, Prime Minister Trudeau, comes out with outrageous, unsubstantiated allegations. भारत कनाडा विवाद पर TV9 भारतवर्ष ने कनाडा के उप सेना प्रमुख मेजर जनरल पीटर स्कॉट से एक्सक्लूसिव बातचीत की। वो 13वें इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए भारत में हैं। उन्होंने भविष्य में दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधरने की उम्मीद जताई है। Between our two armies, we'll continue to build the relationship that currently exists, and we look forward to opportunities where we can continue to cooperate as armies in the future. And we'll park that issue between us, and hopefully that both countries are able to, come to an agreement on what our Prime Minister has raised in the House of Commons recently. खालिस्तान आज दुनिया के सामने वैश्विक संकट के तौर पर खड़ा है। कुछ दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि जब खतरे ग्लोबल हों तो निपटने का तरीका भी ग्लोबल होना चाहिए। ऐसी कई ताकतें हैं जिनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, वो बॉर्डर्स या ज्यूरिडिक्शंस की परवाह नहीं करती। और जब खतरे ग्लोबल है तो उनसे निपटने का तरीका भी ग्लोबल होना चाहिए। साफ है कि खालिस्तान सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए चुनौती बन रहा है। ऐसे में इससे मिलकर निपटने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात क्या है? जिस मुल्क की हम बात कर रहे हैं, यह मुल्क अलायंस ऑन टेरर, इंटरनेशनल अलायंस ऑन टेरर का हिस्सा रहा है। लेकिन अब जब मैं ये तस्वीर आपको इसके साथ दिखाता हूं तो आप क्या कहेंगे? ये कौन सा अलायंस है? और ये आज की बात नहीं है, 80 के दशक से यह सिलसिला चलता चला आ रहा है कनाडा में। एक तरफ कनाडा के खिलाफ भारत को दुनिया के देशों का साथ मिल रहा है, तो दूसरी तरफ विवाद के बीच आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र को संबोधित किया। बड़ी खबर देखिए, इस दौरान उन्होंने कनाडा का नाम लिए बिना उस पर निशाना साधा। एस जयशंकर ने कहा कि राजनीतिक सुविधा के हिसाब से आतंकवाद, उग्रवाद और हिंसा पर प्रतिक्रिया देना गलत है। अभी भी कुछ देश हैं जो एक तय एजेंडे पर काम कर रहे हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं चल सकता। Political convenience determines responses to terrorism, extremism, and violence. Similarly, respect for territorial integrity and non-interference in internal affairs cannot be exercises in cherry picking. कनाडा में पाकिस्तान प्रायोजित खालिस्तान का अंत जरूरी है, लेकिन यहां सवाल यह है कि पिछले 1.5 साल में रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का अंत कब होगा? क्योंकि रूस पर हमले अचानक से तेज हुए हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि इसके पीछे अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग गिरना बड़ा कारण है। हम आपको ये जानकारी देंगे, लेकिन विस्फोटक खबर यह भी है कि युद्ध में अब अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री हो चुकी है। आप कहेंगे इसका कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे एक नहीं 5 ठोस सबूत हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं। सबूत नंबर 1, ध्यान से देखिएगा जो फैक्ट्स आपके सामने हैं। पहला सबूत क्या है? यूक्रेन पहुंच चुके हैं एब्राम टैंक्स। यह अमेरिका का लीडिंग टैंक है जो कि कुछ दिन पहले, बल्कि कुछ महीने पहले पोलैंड भी पहुंच चुका है। सबूत नंबर 2, F-16 फाइटर जेट देने का ऐलान किया है, जिसकी ट्रेनिंग कनाडा और बेल्जियम देने वाले हैं। सबूत नंबर 3, लॉन्ग रेंज आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम ATACMS, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल लेके जाता है।
वो अगले हफ्ते मिलेगा और इसमें भी बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर क्लस्टर एम्युनिशंस लगाए जाएंगे और घातक हो जाएंगे। सबूत नंबर 4, क्रीमिया अटैक के लिए इंटेलिजेंस इनपुट। हम सब जानते हैं जब भी क्रीमिया पर अटैक होता है ब्लैक सी में अमेरिका और ब्रिटेन के ड्रोन्स दिखाई देते हैं। सबूत नंबर 5, रूस से युद्ध लड़ रही अमेरिकी मर्सनरीज की फौज। कई अमेरिकी मर्सनरीज हैं जिसमें से कई एक्स अमेरिकी मरीन्स भी हैं। लेकिन पहले रिपोर्ट एब्राम्स टैंक और ATACMS की बात करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा क्या है यह मामला, क्योंकि अब्राम टैंक्स और ATACMS की अगर बात की जाए तो इसको गेम चेंजर वेपन कहा जा रहा है। दुनिया के 5 सबसे घातक युद्धक टैंकों में शुमार अमेरिका का M1 अब्राम्स टैंक इसकी पहली खेप यूक्रेन पहुंच चुकी है। इसकी पुष्टि खुद प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने की। Бачимо вже дуже чітку зацікавленість світу працювати із нами заради нової оборонної сили не лише України, але й наших партнерів, нашого світу загалом. Світу, який заснований на правилах та не терпітиме агресії терору, які Росія намагається зробити нормою. 120 मिलीमीटर मेन गन, .50 कैलिबर और 7.62 मिलीमीटर की मशीन गन से लैस ऐसे 31 अब्राम्स टैंक अमेरिका से यूक्रेन को मिलने वाले हैं। यूक्रेन जल्द ही इनकी तैनाती फ्रंट लाइन पर करेगा। तैयारी जोरों पर है। ज़ेलेंस्की ने इस संबंध में सेना के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर ली है। नेटो देशों में यूक्रेनी सैनिकों को इसकी ट्रेनिंग पहले ही दी जा चुकी है। माना जा रहा है कि ये रूस के T-90 टैंक का युद्ध में सामना करेगा। मतलब साफ है कि अमेरिका इसी बहाने जंग में सीधे तौर पर उतर चुका है और ये इस बात का इकलौता सबूत भी नहीं है। यह है दूसरा सबूत। काउंटर ऑफेंसिव 2.0 से पहले यूक्रेन को अमेरिका से टैक्टिकल मिसाइल भी मिल सकती है। यूक्रेन को पहले अटैक-एमएस टैक्टिकल मिसाइल का छोटा बैच मिल सकता है। अमेरिकी अटैक-एमएस 300 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। क्लस्टर वॉरहेड से लैस है। मोबाइल लॉन्चर से फायर किया जाता है। बाइडेन ने ज़ेलेंस्की से अटैक-एमएस टैक्टिकल मिसाइल देने का वादा किया है। हालांकि इसकी डिलीवरी की तारीखों का ऐलान अब तक नहीं किया गया है। अमेरिका के एब्राम टैंक के यूक्रेन पहुंचने पर रूस ने बहुत बड़ी चेतावनी दी है। क्रेमलिन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि एब्राम्स टैंक यकीनन गंभीर हथियार है, लेकिन वो भी दूसरे हथियारों की तरह जला दिए जाएंगे। रूस के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के बीच में जो भी आएगा उसका अंत निश्चित है, लेकिन इन धमकियों से बेपरवाह यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव 2.0 की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। उसका मुख्य टारगेट है अब क्रीमिया। अमेरिका से टैक्टिकल मिसाइल मिलने का वादा इसलिए है क्योंकि इस मिसाइल के निशाने पर रूस का कमांड हेडक्वार्टर, हथियार डिपो, सप्लाई नेटवर्क और क्रीमिया में कई सैन्य ठिकाने हो सकते हैं। हालांकि ज़ेलेंस्की ऑपरेशन क्रीमिया के लिए सिर्फ इसी हथियार के भरोसे नहीं। ऐसी जानकारी है कि क्रीमिया पर F-16 से हमले की तैयारी है। ब्लैक सी के रास्ते बड़े अटैक का प्लान है। काला सागर में रूसी नौसेना को तबाह करने की योजना है। अमेरिकी F-16 फाइटर जेट में एंटी शिप हार्पून मिसाइल लगाई जाएंगी। F-16 में हार्पून मिसाइल। यह दावा यूक्रेनी एयरफोर्स के प्रवक्ता यूरी इहानत ने किया है और ये इस युद्ध में अमेरिका की सीधी एंट्री का एक बहुत बड़ा सबूत है। हमने आपको शुरू में ही बता दिया था कि क्रीमिया पर अटैक के लिए अमेरिका और नेटो देश इंटेलिजेंस इनपुट के जरिए भी यूक्रेन को मदद पहुंचा रहे हैं। यह खुलासा चौंकाने वाला है। इसके बाद रूस अमेरिका के बीच तनाव युद्ध स्तर पर पहुंच चुका है। पिछले हफ्ते यूक्रेन ने क्रीमिया पर ताबड़तोड़ हमले किए थे। अमेरिका और नेटो देशों के टोही विमान क्रीमिया पर लगातार उड़ान भरते रहे। 18 से 24 सितंबर तक नेटो लगातार सर्विलांस कर रहा था। इस दौरान नेटो के 21 सर्विलांस प्लेन और ड्रोन ने क्रीमिया तक उड़ान भरी। खास बात यह है कि 21 में से 16 टोही विमान अमेरिका के थे। क्रीमिया पर टोही विमानों के जरिए जासूसी का डेटा फ्लाइट रडार 24 ने जारी किया। फ्लाइट रडार 24 एक स्वीडिश एजेंसी है।
ये खुलासा क्रेमलिन की उस बात पर मुहर लगाता है कि क्रीमिया को दहलाने के लिए पश्चिमी देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। तो क्या इसके बाद पुतिन खामोश बैठे रहेंगे? जवाब भविष्य में छिपा है, लेकिन जो हो चुकी घटनाएं हैं उसमें खुद को प्रबल साबित करने के लिए प्रोपेगेंडा वॉर भी साथ साथ लड़ा जा रहा है। असल में 22 सितंबर को सेवेस्तोपोल में मौजूद ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर पर अटैक हुआ था। यूक्रेन के स्टॉर्म शैडो मिसाइल हमले के बाद भारी तबाही मची थी। यूक्रेनी स्पेशल फोर्स ने इस हमले पर बड़ा दावा किया। उसके मुताबिक इस हमले में रूसी ब्लैक सी फ्लीट के कमांडर एडमिरल विक्टर सोकोलोव की मौत हो गई। 34 रूसी सैन्य अधिकारी भी मारे गए, 105 रूसी सैनिक घायल हुए। लेकिन यूक्रेन के इस दावे के कुछ घंटे बाद ही सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ। इसमें एडमिरल विक्टर सोकोलोव रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के साथ एक अहम मीटिंग करते नजर आए और क्रेमलिन ने बाद में कहा कि उन्हें रक्षा मंत्रालय की तरफ से विक्टर सोकोलोव के मौत की जानकारी नहीं है। रूस से लड़ने और ऑपरेशन क्रीमिया के लिए यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों की जरूरत है, लेकिन क्या रूस से जंग जारी रहे इसमें बाइडेन का अपना भी कोई फायदा है? क्या अमेरिका में बाइडेन की रेटिंग गिरी इसीलिए रूस पर हमले बढ़े हैं? ये कनेक्शन समझिए। अमेरिका में 2024 में होने वाले चुनाव से पहले एबीसी न्यूज और वॉशिंगटन पोस्ट ने प्री पोल सर्वे कराया। इसमें बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग्स को सबसे बड़ा झटका लगा है। रविवार को किए गए सर्वे में दावा किया गया है कि अमेरिका में उनकी साख तेजी से गिरी है, बल्कि ये लोएस्ट पॉइंट पर आ चुकी है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप की साख उनकी तुलना में ज्यादा बढ़ी है। इस सर्वे में ट्रंप को 52 अंक जबकि बाइडेन को 42 अंक मिले हैं, जो कि बाइडेन का लोएस्ट बताया जा रहा है। 56% लोगों ने बाइडेन के कामकाज से नाखुशी जताई है। रिकॉर्ड संख्या में अमेरिकी लोगों ने माना है कि बाइडेन के कार्यकाल में उनकी स्थिति खराब हुई है। 3/4 अमेरिकी लोगों ने माना है कि बाइडेन की उम्र बहुत अधिक हो गई है और एक और कार्यकाल के लिए उनका राष्ट्रपति पद संभालना संभव नहीं है, जबकि ट्रंप ऐसे में उनसे ज्यादा सही कैंडिडेट नजर आ रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में हर दिन कुछ ऐसा हो रहा है जो कल्पना से परे है। वाकई एक ऐसी ही घटना जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, वो दिल्ली में हो गई। क्योंकि अगर हम आपसे पूछें कि 25 करोड़ रुपए में कितने जीरो होते हैं, तो आप कैलकुलेटर और मोबाइल निकाल लेंगे। लेकिन जरा सोचिए, चोर इतनी बड़ी रकम की ज्वेलरी चंद घंटे में सेंधमारी करके चले गए। चोर शोरूम से 25 करोड़ रुपए की ज्वेलरी उड़ा ले गए, वो भी सिर्फ 1.5 फुट की दीवार काटकर। आप जो वीडियो देख रहे हैं वो उसी दीवार की है जिसे चोर काटने में कामयाब रहे। कहा जा रहा है कि यह दिल्ली की सबसे बड़ी चोरी है, जिसके तरीके को देखकर पुलिस से लेकर जांच टीम तक सब हैरान है और लोग पूछ रहे हैं आखिर ऐसा हुआ कैसे। हम आपको यह बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक और तस्वीर देखिए। यह दिल्ली के भोगल का है, ये भोगल का वही उमराव सिंह ज्वेलर्स शोरूम है जिसमें अब गहने के नाम पर कुछ भी नहीं बचा है। अगर कुछ बचा है तो वो है खाली स्ट्रांग रूम और लॉकर। खास बात यह है कि स्ट्रांग रूम की दीवारें 3 तरफ लोहे से जबकि एक तरफ से ईंट से बनी थी, लेकिन चोरों ने दीवार को ही काटा, अंदर लॉकर तक पहुंचे और गहनों पर हाथ साफ करके चले गए। लेकिन चोर स्ट्रांग रूम तक पहुंचे कैसे और कैसे हुई दिल्ली की सबसे बड़ी चोरी, ये देखें आप। ये चोरी दिल्ली के भोगल इलाके में हुई, जहां चोरों ने शटर का ताला तोड़कर शोरूम पर हाथ साफ नहीं किया, बल्कि सीधे दीवार को ही काट दिया। फिर शोरूम से 25 करोड़ रुपए के गहनों की चोरी की। जिस जगह से दीवार को काटा गया, हम आपको उसकी तस्वीरें भी इस वक्त दिखा रहे हैं। लेकिन शोरूम रविवार रात करीब 8 बजे बंद हुआ। दुकान के मालिक उसी वक्त घर चले गए। इसके बाद शोरूम सोमवार को पूरे दिन बंद रहा और मंगलवार की सुबह को खोला गया। जैसे ही शोरूम का शटर उठाया गया तो सबके होश उड़ गए। जिन डिस्प्ले में हमेशा ज्वेलरी सजी रहती थी, वो डिस्प्ले वीरान हो चुके थे। इतवार की रात को 8 बजे हमने बढ़ा के गए थे दुकान, और मंगलवार की सुबह 10:30 बजे खोली तो सब चीज़ तहस नहस थी।
दिल्ली की सबसे बड़ी चोरी की खबर फ्लैश होते ही हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू हुई तो चोर के स्ट्रांग रूम तक पुलिस के पहुंचने का रास्ता चौथी मंजिल से जुड़ गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि शोरूम की छत के ऊपर दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद है और बताया जा रहा है कि ये जो छत आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो गेट बना हुआ है, इसी गेट के ताले को तोड़कर चोर नीचे शोरूम में दाखिल हुए थे और बताया जा रहा है कि आसपास की छत से होते हुए जो चोर हैं वो यहाँ पर ये शोरूम की छत है वहाँ पर दाखिल हुए थे। तो फिलहाल पुलिस ये जांच में जुटी हुई है कि आखिरकार किस छत से चोर शोरूम की छत पर पहुंचे थे। हालांकि आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि चोरों ने पहले से रेकी जरूर की होगी और पूरी जानकारी भी जुटाई होगी। शुरुआती जांच में पुलिस को लग रहा है कि जो चोर है उन्होंने बकायदा रेकी कर उसके बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया होगा। ये जो आप इलेक्ट्रॉनिक पैनल देख रहे हैं, इसमें भी बताया जा रहा है कि छेड़छाड़ की गई है और जो शोरूम के मालिक है उन्हें हमें बताया कि जो अंदर अलार्म लगे हुए थे शोरूम के अंदर, उनकी तारों को काटा गया है। अब पुलिस सीसीटीवी को खंगाल रही है। फिंगरप्रिंट और फोरेंसिक एक्सपर्ट के साथ साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं ताकि कानून के हाथ चोर की गर्दन तक पहुंच सके और दिल्ली की सबसे बड़ी चोरी का राज दुनिया के सामने आ सके। चोरी की टाइमिंग और एग्जीक्यूशन से लगता है कि कोई ऐसा था जो यहां पर कभी बहुत अच्छे से इस पूरे सिस्टम को जानता था या जानता है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। फिक्र आपकी में अब वो खबर जो आपकी और हमारी चिंता बढ़ाने वाली है। शिमला के बाद नैनीताल भी धंस रहा है। पहाड़ों में बसे ये वो खूबसूरत शहर है जहां घूमने फिरने के लिए लोग अक्सर जाते हैं, लेकिन अब यहां से डरा देने वाली तस्वीरें आ रही हैं। शनिवार को उत्तराखंड के नैनीताल से यह वीडियो सामने आया जिसमें एक 2 मंजिला मकान भरभरा कर गिरता दिखा। लैंडस्लाइड की वजह से यह घर जमींदोज हो गया, जिसे देखकर वहां अफरा तफरी मच गई। इसकी चपेट में पास के कुछ और घर आ गए, जिससे उन पर भी खतरा मंडराने लगा। प्रशासन ने इन घरों को खाली करा लिया और लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कह दिया गया है। पहले नीचे की मिट्टी खिसकी, फिर मलबा गिरने लगा और फिर चंद सेकंड में यह मकान लुढ़कता हुआ किसी खिलौने की तरह नीचे आ गया। सीमेंट से बने इस घर के देखते ही देखते कई टुकड़े हो गए और वहां धूल का गुबार छा गया। चीख पुकार मच गई। गनीमत रही कि खतरे को भांपते हुए लोग घर के अंदर मौजूद नहीं थे, वरना हादसा बड़ा हो सकता था। लेकिन नैनीताल के लिए बहुत दुर्भाग्य है कि ऐसी घटना हुई है। आसपास के अन्य घरों को भी खतरा है। ये आसपास के 15-20 मकान और है जिसको खतरा है। अगर बारिश आ गई तो वो मकान भी जाएंगे। खबर मिली तो प्रशासन ने वैज्ञानिकों से इस इलाके का सर्वे शुरू कराया। ये टीम यहां जाकर अलग अलग तरीके से जांच पड़ताल में जुटी है। रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जबकि प्रभावित परिवारों को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया जा चुका है। वहाँ से टोटल 24 परिवारों को शिफ्ट कर दिया है वहाँ से, और बाकी कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के वहाँ चले गए हैं। जहां ये घटना हुई वहां सुरक्षा दीवार भी बनाई गई है। नैनीताल में बीते दिनों लैंडस्लाइड से मकान जमींदोज होने के बाद इसके ऊपरी इलाकों में खतरा बढ़ने लगा है। कई मकानों में दरारें पड़ गई हैं। यह हाल सिर्फ एक शहर का नहीं है, बल्कि पहाड़ों की सूरत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। खतरा बढ़ता जा रहा है। जोशीमठ पर वैज्ञानिक सर्वे की रिपोर्ट आ चुकी है। हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि पहाड़ों की हालत क्या हो गई है। जनवरी से जोशीमठ में जमीन धंसने का सिलसिला जारी है। जमीनों में दरारें आ रही हैं, रास्ते और मकान अब भी खतरे की जद में हैं। कई ऐसे स्थान हैं जहां नई दरारें देखी जा रही हैं, जिससे लोगों में डर है। इस बीच हाईकोर्ट के आदेश पर उत्तराखंड सरकार ने वैज्ञानिक टीमों के सर्वेक्षण की 718 पन्नों की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी, जिसमें चट्टानों के खिसकने की कई वजह बताई गई। इनमें प्रमुख तौर पर जोशीमठ का ढीली मिट्टी वाले ढलान पर होना, जनसंख्या का दबाव, बहुमंजिला इमारतों का निर्माण और पानी के लिए उचित निकासी का ना होना शामिल है।
प्रशासन ने जोशीमठ में छोटे मोटे निर्माण छोड़कर सभी तरह के कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी है। ये लूज मटेरियल पे बसा हुआ है जोशीमठ, तो इस लूज मटेरियल के कारण कोई भी पानी अंदर ना जाए भारी मात्रा में, और प्लस जो निर्माण है उनको निर्माण को जगह के अनुसार कितनी भारी हो सकती है, कितनी ऊंचाई की हो सकती है, उसके लिए भी गाइडलाइंस बनाए जाए। सवाल तब खड़े हुए जब एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जोशीमठ में आ रही दरारों का एनटीपीसी के काम से कोई संबंध नहीं है। जिस जगह दरारें आ रही हैं वहां से एनटीपीसी प्रोजेक्ट की दूरी 1 किलोमीटर से भी ज्यादा है। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति का कहना है सरकार ने वैज्ञानिकों के बोलने पर पाबंदी लगा दी है कि एनटीपीसी को क्लीन चिट दी है आईआईटी रुड़की ने और जीएसआई वालों ने। जीएसआई ने इस परियोजना पर ही प्रश्न चिन्ह लगाया था जब परियोजना बन रही थी 2005 में। वैज्ञानिक हैं जिन पर दबाव बनाया गया है और उनको कुछ भी कहने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। आपको याद होगा सिर्फ नैनीताल या जोशीमठ ही नहीं, शिमला के भी धंसने की कई ऐसी तस्वीरें इसी साल अगस्त के महीने में सामने आ चुकी हैं। वहां भी मकान के मकान लुढ़कते हुए मलबा बन गए। सवाल उठे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पहाड़ों में बसे ये शहर धंस रहे हैं, उनके वजूद पर संकट खड़ा हो चुका है। तो सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है। साल 2019 में एनडीएमए ने रिपोर्ट दी जिसमें यह बताया गया था कि बिना प्लान के शहरीकरण, ठोस लैंड यूज पॉलिसी का ना होना, अंधाधुंध निर्माण, जरूरत से ज्यादा पर्यटकों का आना और गाड़ियों से होने वाला वायु प्रदूषण, यानी कुदरत से ज्यादा हम इसके लिए जिम्मेदार हैं। अगर आप इस रिपोर्ट में देखें तो पहाड़ों में ओवर टूरिज्म को भी तबाही का कारण बताया गया है। हम आपको हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीते 3 साल के आंकड़े दिखाते हैं जिससे ये बात काफी हद तक साफ हो जाएगी। साल 2020 में कोरोना का खतरा था तो हिमाचल प्रदेश में उस वर्ष करीब 22 लाख पर्यटक पहुंचे। यह असर 2021 में भी देखने को मिला, तब 19 लाख से अधिक पर्यटक हिमाचल प्रदेश घूमने गए थे। लेकिन जब साल 2022 में कोरोना का असर काफी कम हुआ तो यह आंकड़ा बढ़कर 86 लाख पहुंच गया। यही हाल उत्तराखंड का भी है और साल 2020 में 78 लाख पर्यटक पहुंचे थे। साल 2021 में 2 करोड़ 80 लाख टूरिस्ट पहुंचे और साल 2022 में आंकड़ा 2.5 गुना बढ़कर 5.5 करोड़ तक पहुंच गया। पहाड़ों पर मंडराते इस खतरे पर हमने वाडिया इंस्टीट्यूट के निदेशक से बातचीत की। उन्होंने बताया कि इसके पीछे कई फैक्टर हैं। हिली रीजियन में आप देखेंगे बारिश का टाइम में बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है और ठंडा का टाइम में भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जा रहा है, गर्मियों के टाइम में भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है। जो रॉक्स है वो वेदर्ड हो रहा है, वहाँ पर कुछ क्रीवासेस, जॉइंट्स एंड फ्रैक्चर डेवलप हो रहा है और उसके अंदर में जब कोई पानी घुसता है वो पानी हमारा बारिश का पानी भी हो सकता है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड और एंथ्रोपोजेनिक रिलेटेड जो हाउस होल्ड है उसका किचन का पानी, उसके जो टॉयलेट का पानी वो ठीक तरह से फ्लैश आउट का वो ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ये सारी चीज़ एक कटा हो करके उस रीजन को वल्नरेबल टू लैंडस्लाइड बनाते हैं। जैसे पहाड़ों पर हो रहा है वैसा ही हाल मैदानी इलाकों का भी है। पहाड़ों पर बारिश के साथ लैंडस्लाइड की मार पड़ रही है तो मैदानी इलाकों में अचानक जबरदस्त मूसलाधार बारिश होने लग रही है। आप इन 3 राज्यों की तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें पुरानी हैं जिसका इस्तेमाल हम खबर बताने के लिए कर रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली। महाराष्ट्र के नागपुर में इसी महीने की 23 तारीख को इतना पानी बरसा कि शहर की सूरत बिगड़ गई। रिहायशी इलाकों का ग्राउंड फ्लोर डूब गया, गाड़ियां डूब गईं और लोगों को ऊपर की मंजिल में शरण लेनी पड़ी। गुजरात में भी यही हाल इसी महीने का है। 18 सितंबर को वहां इतनी बारिश हुई कि लोग जहां तहां फंस गए। उनको बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा, डैम के गेट खोलने पड़े। दिल्ली का हाल भी सबने देखा जब जुलाई में हुई मूसलाधार बारिश ने पॉश इलाकों को भी डुबो दिया था। आलीशान बंगलों में रहने वाले लोग भी घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। यानी पहाड़ धंस रहे हैं तो शहर बह रहे हैं। ऐसा होते आपने कब देखा था? सवाल यह भी है कि मौसम ऐसा मिसबिहेव क्यों कर रहा है? तो इसके पीछे एक वजह है जलवायु परिवर्तन, जिसने पिछले कुछ सालों में भारतीय मानसून को बदल दिया। इसी वजह से कहीं बाढ़ आती है तो कहीं सूखा पड़ता है। इसी साल देखा जाए तो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में जरूरत से ज्यादा बारिश हुई। पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार में सामान्य से भी कम बूंदें पड़ी हैं। यह इस बात का सबूत है कि ग्लोबल वार्मिंग मानसून के मिजाज को बदल रही है। 2013 से देखा गया है कि कहीं अचानक बहुत बारिश हो जाती है
और शहर के शहर डूबने लगते हैं। ऐसी घटनाएं चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे, मुंबई, दिल्ली समेत कई बड़े शहरों में कई बार देखने को मिल रही है। इसकी वजह सिर्फ बारिश ही नहीं बल्कि इन महानगरों में होने वाला बेतरतीब इमारतों का निर्माण और ड्रेनेज सिस्टम का दुरुस्त न होना भी। फिक्र आपकी में अब खबर चुनावी राज्य मध्य प्रदेश की। बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट ने मध्य प्रदेश में सियासी तापमान बढ़ा दिया है। 39 उम्मीदवारों की लिस्ट में 8 बड़े चेहरों पर दांव लगा चलकर बीजेपी ने पार्टी के अंदर और बाहर सबको कंफ्यूज कर दिया। जिन नेताओं को बीजेपी ने मैदान में उतारा वो भी हैरान है, तो खलबली कांग्रेसी खेमे में भी मच गई है। कांग्रेस के नेता बीजेपी की रणनीति को डिकोड करने में लगे हैं। आपको बीजेपी की कंफ्यूज करने वाली पॉलिटिक्स के बारे में डिटेल में बताएंगे, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश की इससे भी बड़ी खबर के बारे में आपको बताते हैं। कल रात बीजेपी ने मध्य प्रदेश के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। आज दोपहर होते होते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के तेवर बदले बदले दिखे। अचानक शिवराज ने विदाई बैठकों का दौर शुरू कर दिया। शिवराज ने कैबिनेट की बैठक ली, सभी मंत्रियों को थैंक यू कहा। इसके बाद उन्होंने सभी विभागों के सचिवों और टॉप अफसरों के साथ बैठक की। इस दौरान शिवराज ने अफसरों के लिए को सहयोग के लिए धन्यवाद कहा, आभार जताया। अचानक शिवराज का धन्यवाद कहना हेडलाइन बन गया। सवाल पूछे जाने लगे कि क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी अभी और सरप्राइज देने वाली है। आपको इसकी इनसाइड स्टोरी बताएंगे। उससे पहले शिवराज सिंह चौहान की बात सुन लीजिए जो उन्होंने बीजेपी की लिस्ट को लेकर कही। ये अद्भुत है, अभूतपूर्व है और इसमें भारतीय जनता पार्टी नीचे करो आईडी है। हमारे सारे दिग्गज चुनाव लड़ेंगे। परेशान तो परेशान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको हो क्या रहा है, इसलिए बौखलाहट में ऐसी बातें कर रहे हैं। भाजपा निरंतर विजय के पथ पर आगे बढ़ती जा रही है। परेशान सिर्फ कांग्रेस ही है। राजनीति में बॉडी लैंग्वेज काफी अहम होती है। तेवर और अंदाज के अपने अपने मायने होते हैं। शिवराज सिंह चौहान जिस तरह बोले उसी में अजब एमपी की गजब खबर छिपी हुई है। सोर्सेस के आधार पर जो खबर मिल रही है वो चौंकाने वाली है। खबर यह कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बार का चुनाव नहीं लड़ेंगे। चर्चा यह है कि चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान वो खुद करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो फिर बीजेपी के चुनाव जीतने की स्थिति में मध्य प्रदेश को सीएम के तौर पर नया चेहरा मिलेगा। शिवराज को लेकर ऐसी खबरों के कई संकेत मिल रहे हैं। कैसे, ये हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए कल रात आई बीजेपी की 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। इस लिस्ट में शामिल इन 3 बड़े चेहरों को देखिए। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और बीजेपी आला कमान के करीबी कैलाश विजयवर्गीय। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में शिवराज के बराबर कद रखने वाले 3 बड़े चेहरे उतार दिए, वो भी तब जब 18 साल से शिवराज मध्य प्रदेश में बीजेपी की पहचान बन चुके हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं कि इन्हें विधानसभा चुनाव में उतारकर क्या शिवराज सिंह चौहान को कोई मैसेज दिया गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश की चुनावी बिसात में उतरते ही ये तीनों नेता मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी बन गए हैं। टिकट लड़ना चाहते हैं विधानसभा का, टिकट दिया गया था। सर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री की भी दावेदारी करेंगे। दूसरा संकेत भी कल आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित किया। कार्यक्रम बड़ा था, शिवराज को लेकर इशारे यहां भी दिए गए। कल भोपाल की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 51 मिनट के भाषण में एक बार भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम तक नहीं लिया। शिवराज को लेकर एक संकेत कुछ दिन पहले लॉन्च बीजेपी के थीम सॉन्ग से भी निकला। इस थीम सॉन्ग से बीजेपी ने मैसेज दिया कि इस बार मध्य प्रदेश चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। करीब 4 मिनट के थीम सॉन्ग में एक बार भी शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लिया गया। उनकी तस्वीर भी बहुत कम दिखाई गई। ये संकेतों की बात है, लेकिन पार्टी के सीनियर नेता खुलकर कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नहीं होगा, यानी शिवराज भी नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इन 5 राज्यों में निर्णय पहले ही कर लिया है कि किसी के चेहरे पर चुनाव नहीं होगा। TV9 भारतवर्ष संवाददाता शुभम गुप्ता ने बताया कि इस बार जन आशीर्वाद यात्रा में भी शिवराज सिंह चौहान के कद को कम किया गया।
पिछले चुनावों में शिवराज हाईटेक रथ लेकर निकलते थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने कई बड़े चेहरों को उतारकर ये संदेश दिया कि शिवराज अकेले नहीं है। माना जा रहा है कि बीजेपी एक रणनीति के तहत शिवराज से दूरी बना रही है। दरअसल बीजेपी शिवराज वाली एंटी इनकम्बेंसी से बचना चाहती है। इसी के साथ बीजेपी की रणनीति कांग्रेस को कंफ्यूज करने की भी है। दूसरी लिस्ट में 8 कद्दावर नेताओं के नाम शामिल करने के पीछे की क्या वजह हो सकती है, चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, सांसद गणेश सिंह, सांसद रीति पाठक, सांसद उदय प्रताप सिंह और लिस्ट में 8वां नाम बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का है। सवाल यह है कि बीजेपी ने सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को टिकट क्यों दिया, इसके पीछे रणनीति क्या है? जीतने के लिए लड़ा जाता है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व की रणनीति है। उन्होंने हमारे अनुभवी वरिष्ठ नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा है, तो मध्य प्रदेश को एक ताकत दी है। जब रण की बात होती है, जब युद्ध की बात होती है, तो आप जानते हैं साम दाम दंड भेद सब उपयोग किया जाता है। जानकार कह रहे हैं कि टिकट बंटवारे की रणनीति में बदलाव के 3 बड़े कारण हैं। पहला, बीजेपी हर सीट पर जीत की गारंटी चाहती है। ग्वालियर, चंबल और मालवा निमाड़ की करीब 100 सीटों के लिए पुख्ता रणनीति बनाई गई है। बीजेपी बड़े चेहरों को मैदान में उतारकर आसपास की सीटों पर असर डालना चाहती है। बीजेपी की लिस्ट में सबसे हैरान करने वाला नाम केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का है। वो राजपूत समाज से आते हैं, ग्वालियर चंबल बेल्ट के कद्दावर नेता हैं। उन्हें संगठन का लंबा अनुभव है और वो मोदी शाह के भरोसेमंद भी हैं। पार्टी को लगता है कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, तो पार्टी का आदेश सिरोधार्य है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को महाकौशल की नरसिंहपुर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। वो मध्य प्रदेश के बड़े ओबीसी नेता हैं, लोधी राजपूत समुदाय से आते हैं। उनके मैदान में उतरने से महाकौशल की दूसरी सीटों पर भी असर होगा। मैं इतने लंबे राजनीतिक जीवन में पहली बार राज्य की विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। बीजेपी ने मालवा निमाड़ रीजन को साधने के लिए बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 से उम्मीदवार बनाया है। उनके चुनाव लड़ने से इंदौर की सभी 9 सीटों पर असर होगा। मालवा निमाड़ रीजन की 66 सीटों पर फोकस रहेगा। चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं का निर्देश मुझे परसों मिल गया था। मैंने असमंजस में था और आज एकदम अचानक घोषणा कर दी, तो मैं खुद ही बहुत आश्चर्यचकित रह गया। बीजेपी की रणनीति हर वर्ग को साधने की है, इसलिए केंद्रीय मंत्री और बड़े आदिवासी नेता फग्गन सिंह कुलस्ते को भी टिकट दिया गया है। मध्य प्रदेश में 47 विधानसभा सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। 100 से ज्यादा सीटों पर आदिवासी वोटर हार जीत का फैसला करते हैं। बीजेपी दूसरी लिस्ट को मास्टर स्ट्रोक मान रही है। बीजेपी के जो नेता हैं इसे नई रणनीति के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इसे बीजेपी की कमजोरी के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक लंबी पोस्ट लिखी। उन्होंने किस तरह बीजेपी पर हमला किया, आपको दिखाते हैं। 18 साल में मध्य प्रदेश को बीजेपी सरकार ने बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया है। ये बात प्रदेश की जनता के साथ साथ बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी जान रहा है। इसलिए 15 दिन पहले अमित शाह और कल मोदी जी ने शिवराज जी के नाम और काम से किनारा कर लिया। शिवराज और महाराज अपने सभी प्रतिद्वंदियों को ठिकाने लगाने का मन बनाया है। असल में शिवराज और महाराज की मंशा हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम की है। एक मुख्यमंत्री, 3 केंद्रीय मंत्री सहित 7 सांसद, 1 राष्ट्रीय महासचिव, मगर फिर भी सत्ता नहीं बच पाएगी। अगर वो पुराना जमाना होता और आप किसी दूसरी पार्टी के नेता से किसी दूसरी पार्टी पर कुछ पूछते तो बोलते वो उनका इंटरनल मैटर है। वक्त बदल गया है। अब हमारी अगली खबर उनके लिए है जो घर हो या बाहर हर खाने से पहले कहते हैं थोड़ा नमक और डालना। काफी हद तक ये मेरे ऊपर भी लागू होता है। आज उन सभी लोगों को यह खबर बहुत गौर से देखनी चाहिए, क्योंकि नमक के शौकीनों के लिए एक बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है जो ये बताती है कि अगर आपको नमक से इश्क है तो इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक चुटकी से ज्यादा नमक हो सकता है आपके स्वाद को थोड़ा बढ़ाए, लेकिन इसके खतरे भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस रिपोर्ट में जिन्हें चाट और गोलगप्पे पर चाहिए ज्यादा नमक,
जिन्हें हर रेस्टोरेंट में हर खाने पर चाहिए ज्यादा नमक, जिन्हें घर की सब्जी में चाहिए थोड़ा तेज नमक, या फिर अपने खाने में ऊपर से नमक, तो आईसीएमआर की रिपोर्ट की हर लाइन को गौर से देखिए। दरअसल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर ने ज्यादा नमक के इस्तेमाल पर एक सर्वे किया, जिसमें यह बात सामने आई है कि हर भारतीय रोज किसी न किसी रूप में 8 ग्राम नमक खाता है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के तय मानक से 3 ग्राम ज्यादा है। इस रिसर्च में आईसीएमआर ने 3000 वयस्कों को शामिल किया था, जिनके यूरिन में सोडियम की मात्रा की जांच की गई और जो नतीजे सामने आए वो बहुत चौंकाने वाले हैं। स्टैंडर्ड के मुताबिक किसी शख्स को रोज 5 ग्राम नमक खाना चाहिए, लेकिन इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में महिलाएं रोज 7.9 ग्राम और पुरुष इससे भी ज्यादा 8.9 ग्राम नमक का सेवन करते हैं। इसी तरह नौकरी पेशा लोग बेरोजगारों की तुलना में अधिक नमक खाते हैं और ये मात्रा 8.6 ग्राम थी, जबकि जो लोग तंबाकू खाते हैं वो रोज 8.3 ग्राम नमक का सेवन करते हैं। इसके अलावा भारत में मोटापे से ग्रस्त लोग प्रतिदिन 9.2 ग्राम और हाई ब्लड प्रेशर वाले रोज 8.5 ग्राम नमक खाते हैं। यानी ये सब तय मानक से कहीं ज्यादा है और सेहत के लिए जानलेवा है। अभी का आप छोटा सा टेस्ट घर में करिएगा। ये जो आप बाहर से पैकेज फूड लाते हैं, चिप्स के पैकेट, ये पैकेट, वो पैकेट, इसमें एक बार जरा सोडियम कंटेंट देखिएगा और फिर देखिएगा कि आपको ये खाना चाहिए या नहीं। वाकई रिपोर्ट चौंकाने वाली है। ऐसे में हमें आपकी सेहत का ख्याल है, क्योंकि हमें इस खबर पर रिसर्च के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट भी मिली है। इसी वर्ष मार्च में WHO ने एक रिपोर्ट जारी की थी और बताया था कि दुनिया में हर वर्ष 18,90,000 लोगों की मौत ज्यादा नमक खाने की वजह से होती है। यानी एक चुटकी नमक में स्वाद के साथ सेहत को बर्बाद करने वाले तत्व शामिल होते हैं। WHO की इस रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली बात यह भी बताई गई है कि दुनिया की सिर्फ 3% आबादी को ही यह पता है कि नमक के सेवन की सही मात्रा क्या है। यानी इस लिहाज से 97% आबादी को इस बात की जानकारी नहीं है कि उसे रोज कितना नमक खाना चाहिए। और अब भारत की इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी नमक के खतरे पर अलार्म बजा दिया है। मुझे याद है आज से करीब 10 या 12 साल पहले जॉन अब्राहम ने एक इंटरव्यू में मुझसे कहा था, 3 चीजें बिल्कुल कम खाया करिए, नमक, तेल और चीनी, हमेशा फिट रहेंगे। आइए अब देखते हैं देश की 9 खबरें देश के अलग अलग जगहों से। महाराष्ट्र के पुणे में गणपति महोत्सव के दौरान हादसा, साने गुरुजी तरुण मंडल पंडाल में लगी आग, अफरा तफरी मची। आज यहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम शिंदे ने भी की थी पूजा। महाराष्ट्र के ही हिंगोली में तेज बारिश से आई बाढ़, कई गांव में घुसा पानी, जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। महाराष्ट्र के सोलापुर में टमाटर के दाम में भारी गिरावट, सिर्फ 4 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। जुलाई में 200 रुपए किलो में ऐठ रहा था टमाटर। गुजरात के सूरत में सड़क पर अजीबो गरीब नजारा दिखा। हीरा गिरने की अफवाह फैली तो दर्जनों लोग सड़क पर हीरे की तलाश करने लगे, ट्रैफिक जाम लग गया। मध्य प्रदेश के उमरिया में पुलिस पर पथराव, गोंडवाना गणतंत्र दल के नेताओं ने किया हमला। पथराव में पुलिस के कई आला अधिकारी घायल, प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का हुआ इस्तेमाल। उत्तर प्रदेश के अमेठी में संजय गांधी अस्पताल बंद होने से लोग नाराज, लोगों ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश के बरेली में घर में घुसकर भाई बहन पर फेंका तेजाब, दोनों की हालत गंभीर, निजी अस्पताल में इलाज जारी है। पंजाब के जालंधर में महिला ने ग्रंथी पर तलवार से हमला किया, उंगली कटी, शोर मचाने पर संगत ने पकड़ा। बिहार के सुपौल जिले में एक गांव में दिखा अचानक अजगर, देखने जुटे हजारों लोग, बाद में वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़ा।